हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वहां पे हम लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सीखा था और फिर उसको हम लोगों ने एक जुगाड़ मेथड यानी उसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड का हेल्प से ये देखा था कि अगर मैं नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं कर सकता तो फिर मुझे उसको इंटीग्रेट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, क्योंकि जब हम आगे जब भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी ना, जब भी आपको इंटीग्रेशन यूज करने को आगे मिलेगा, आगे मतलब 11th या फिर 12th में कहीं भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां जहां भी इंटीग्रेशन आएगा तो वहां आपको इंडेफिनेट नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है। अब देखिए, जैसा कि नाम से हमने इनडेफिनेट को भी आपको समझाया था और यहाँ हम डेफिनेट को भी समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इनडेफिनेट का मतलब क्या था? वैसा इंटीग्रेशन जिसकी जो वैल्यू आए इंटीग्रेशन करने के बाद वो एक वेरिएबल आए, कोई डेफिनेट वैल्यू ना आए, है कि नहीं? तो उसको हम लोग बोल रहे थे कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। जबकि वहीं पे डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखिए डेफिनेट के मतलब क्या होते हैं? फिक्स, यही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई इंटीग्रेशन करने के लिए कोई फंक्शन दिया है और उस फंक्शन की वैल्यू मैं इंटीग्रेट करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट या फिर किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर फाइंड करूंगा तो वहां से जो भी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन की वो एक फिक्स वैल्यू आएगी। और कोई वैल्यू अगर फिक्स है तो मैं बोल सकता हूं ना डेफिनेटली यही वैल्यू होगी। समझ में आएगी नहीं? तो अगर मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है और उसकी कोई एक फिक्स वैल्यू आएगी, उसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब चलिए काम की बातें करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, हमने अगर मैं ए और बी को अगर छोड़ दूं तो ये एक्जैक्टली वैसे ही लिखा हुआ जैसे पहले इनडेफिनेट में लिखा था कि एफ ऑफ एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में बताओ इंटीग्रेशन कितना होगा। क्या ये बात समझ में आया? अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पे हमने लिखा ए टू बी जा रहा है। अब देखिए ये जो सांप जैसा बना हुआ है ना, इसके नीचे ए लिखा है, इसके ऊपर बी लिखा हुआ है। तो जो नीचे लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट और जो ऊपर लिखा होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। ऊपर है तो अपर लिमिट, नीचे है तो लोअर लिमिट। क्या ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे जब भी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यानी इस तरह से आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है ना, और इसी तरह का मिलेगा। यानी आपको यहाँ कुछ ना कुछ लिमिट लगा करके देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो भी आएगा वो एक फिक्स वैल्यू आएगा, इसलिए हम इस इंटीग्रेशन को बोल रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब वो किस तरह से फिक्स आएगा, उसमें हमें किस तरह से कैलकुलेशन करना होता है, वही तो हमें समझना है। तो चलिए इसको हम आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए इसी को हमने दोबारा लिखा है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन इसका एफ ऑफ एक्स का मुझे करना है, जिसको कहां से कहां करना है? ए से बी तक करना है। अब इसको पढ़ने के लिए ए टू बी बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन हमें करना है एफ ऑफ एक्स का। अब नीचे है तो इसको लोअर लिमिट बोल रहे हैं, इसको अपर लिमिट बोल रहे हैं। ठीक है, बस ऊपर है इसलिए अपर, नीचे है तो लोअर, बात खत्म। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, अभी मत सोचिए कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको एग्जैक्टली वैसे ही इसको भी करना है जैसे आपने इनडेफिनेट को किया था। यानी बिल्कुल भी माइंड में इस दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करना आपको कि यहाँ पे हम क्या करें भैया, ये तो डेफिनेट हो गया। अरे कुछ भी डेफिनेट नहीं हुआ है, वो बाद में देख लेंगे। आप सिंपल तो वैसे ही इंटीग्रेट करिए जैसे आपने इनडेफिनेट में किया था। आखिरी स्टेप जब करेंगे ना तो वहां इनडेफिनेट डेफिनेट बन जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए। तो स्टार्टिंग में बताइए, अगर मैं एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए बोलूं तो यहाँ कोई फंक्शन होगा, वो हमने अच्छे तरीके से सीखा है कि किस तरह से हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, आपने इसको डिफरेंस इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद जो आया आंसर वो आया एफ ऑफ एक्स। अब इस लिमिट पे मत देखिएगा, सिंपली सोचिए कि हमने एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया, इसके बाद इसको इंटीग्रेशन करने के बाद क्या बना? एफ ऑफ एक्स बना। ठीक है, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स जो भी बनेगा ये है एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखिए आपके माइंड में ये आएगा कि प्लस सी तो हमने लिखा ही नहीं, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो हम सी भी लिखते हैं। तो देखिए इनडेफिनेट में कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, डेफिनेट में नहीं आता। आपको सिंपली यहाँ पे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन बना कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यहाँ जो भी आएगा हम कर सकते हैं, ये वैसे ही आएगा जैसे आपने इनडेफिनेट में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे ए टू बी लिखा हुआ है तो हमने इस तरह से लकीर खींच के यहाँ ए टू बी रख दिया, जहां पे ए जो है वो लोअर लिमिट है, नीचे है तो, और बी ऊपर है मतलब अपर लिमिट। अब इसको हमें क्या करना है? लोअर और अपर के करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करनी है। और जैसे हमने लोअर और अपर रखेंगे तो लोअर और अपर की कोई फिक्स वैल्यू होगी। तो बी अगर कोई फिक्स है तो जब बी को हम यहां पे रखेंगे तो ये फंक्शन भी कोई एक फिक्स वैल्यू ही देगा। उसी तरह ए भी एक फिक्स होगा। तो अगर मैं ए को यहां से यहां रखूं इस वाले एक्स के जगह पे तो यहां से भी एक फिक्स वैल्यू निकलेगी। क्या ये बात समझ में आया आपको? तो यहां से आप देख सकते हैं बी पे भी एक पर्टिकुलर कोई फिक्स वैल्यू देगा, ए के करस्पॉन्डिंग भी कोई फिक्स वैल्यू देगा। तो यहां से जो वैल्यू आने वाली है इंटीग्रेशन का वो एक फिक्स वैल्यू आने वाली है।
इसीलिए इस इंटीग्रेशन को बोल रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां से जो वैल्यू आ रही है डेफिनेटली एक ही वैल्यू आ रही है। समझ में आया कि नहीं? तो अब किस तरह से हम वैल्यू किसको, पहले ए को पुट करना है कि पहले बी को? तो आप सिंपली ध्यान रखिए, पहले ऊपर वाला है तो अपर ऊपर है, मतलब ऊंचे, देखिए कोई ऊंचा इंसान है कोई नीचा इंसान, ज्यादा वैल्यू किसकी मिलती है? ऊंचे वाले की। तो सिंपल सी बात है, जो ऊपर है पहले आपको उसको पुट करना है। कहाँ पुट करना है? जहां पे एक्स है ना, अपने माथे पे नहीं रखना है, यहाँ जहां एक्स होगी वहां हमें पुट करना है। और ये एक्स के साथ कैसे पुट करते हैं हमने बहुत पहले फंक्शन में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपर लिमिट यहाँ पे रख दिया एक्स की जगह, तो यहाँ पे एफ ऑफ बी बन गया। फिर माइनस, माइनस कहाँ से आया? तो ये आपको करना, ये रूल ही होता है इंटीग्रेशन करने का, आपको ये ध्यान रखना है कि अपर लिमिट पुट किया एक्स के जगह, फिर माइनस, फिर इसके जगह हमने लोअर लिमिट बाद में नीचे वाला पुट किया। तो ये जो सोल्व हम करेंगे तो यहां से कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू मिलेगा। इसी को हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए कि एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से इसकी एक फिक्स वैल्यू आएगी जिसको हम लोग बोलने वाले हैं, इस इंटीग्रेशन की एक वैल्यू आया जो फाइनाइट वैल्यू होगी, इसलिए हम इसको यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? इसमें किसी तरह का डाउट है? चलिए ठीक है। वैसे भी आपको देखिए 100% कभी भी इस थियरी से चीजें क्लियर नहीं होती, जैसा कि हम बात भी करते हैं। अभी हमने एग्जांपल लिखे हैं, यहाँ पे जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपको आराम से 110% क्लियर हो जाएगा, अगर आपने इनडेफिनेट वाला अच्छे से समझा होगा तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा, यानी यही फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अगर ये आपको समझ में आया तो चलिए अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, वो ज्यादा और भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एक फंक्शन दे रखा है 1/3x प्लस डी, ये 4, इसको हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए आपको सिंपली, अगर आपने पिछला वाला लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो वहाँ बहुत अच्छे तरीके से अच्छे से जो हमने इंटीग्रेशन में समझाया था उसको आपने समझा होगा, बस उसी को यहाँ पे यूज करना है। कैसे? तो यहाँ बताइए हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर में कोई x ना हो, नीचे में x हो, यानी लीनियर तरह का इक्वेशन हो और x के पावर +1 हो। समझ आए कि नहीं? तो इसको हम क्या लिखते हैं, कुछ याद है? ln याद करिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक स्टैंडर्ड टर्म है ना, तो इसको हम 1/3x + 4 लिखा हुआ है। तो नीचे जो है लीनियर इक्वेशन यानी x है, इसके पावर +1 है, ऊपर कोई भी x नहीं है, तो इसको हम ln में ले जा सकते हैं, क्योंकि 1/x का ln x होता था, याद करिए, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i = यहाँ पे देखिए, अभी आपको इसके बारे में नहीं सोचना कि यहाँ पे 0 और 1 का क्या करें, वो बाद में हम देख लेंगे आखिरी स्टेप में। जैसे देखिए यहाँ पे आखिरी स्टेप में हुआ है कि नहीं, तो पहले आप सिंपली इसको इंटीग्रेट करिए। तो 1/3x + 4 का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा ln 3x + 4, ये हो गया इंटीग्रेशन, और डिवाइडेड बाय 3 भी आएगा, अगर आपको याद हो। क्यों हमने 3 लिखा? क्योंकि जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड भी होता है, तो x का कोफिशिएंट 3 था इसलिए हमने इसे डिवाइड कर दिया। क्या ये बात क्लियर है? अब हमने तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया है ना, और डेफिनेट में c नहीं आता, तो हमें कहां से कहां इसकी वैल्यू निकालनी है, 0 से लेके यहाँ 1 तक निकालनी है। यानी 0 जो है वो लोअर लिमिट है और जो 1 है वो अपर लिमिट है। अब चलिए इसमें हम खटाखट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे बताइए, अगर मैं ln, सबसे पहले कौन सी वैल्यू रखते हैं, तो सबसे पहले ऊपर वाला रखते हैं, फिर माइनस करके नीचे वाले वैल्यू रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है सभी जगह 1 पुट कर देंगे, अपर लिमिट का मतलब। तो यहाँ पे ln 3 × 1 कितना बन जाएगा, चलिए मैं लिख देता हूँ, 3 × 1 + 4। क्या ये बात समझ में आया? फिर नीचे में 3 तो एज इट इज रहेगा, ये तो रहा अपर लिमिट का बात। फिर हमें क्या करना है, लोअर लिमिट भी करना है, तो माइनस के साथ, क्योंकि देखिए अपर लिमिट किया उसके बाद माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, अब x की जगह 0 रख देंगे। अब जैसे x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ln 4, क्योंकि 3x तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करिएगा तो आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे बना ln, जरा ध्यान दीजिएगा, ln 7 माइनस ln 4 डिवाइडेड बाय 3। क्या ये बात आपको समझ में आया? अगर देखिए, अगर आपने ln का प्रॉपर्टी सीखा होगा तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ln 7/4 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर जो हमें चाहिए था, कि ln 7/4 डिवाइडेड बाय 3। क्या आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया कि ln 7 माइनस ln 4 को हमने ln 7/4 कैसे लिख दिया? कोई बात नहीं, हम अभी समझाते थे। देखिए यहाँ पे हमने बहुत पहले ln का जब प्रॉपर्टी, अगर आपने वो फंक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इसका। चलिए मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि ln अगर मान लीजिए x/y है या log x/y है, दोनों बराबर ही है, तो ऐसा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं ln x माइनस ln y लिख सकते हैं। तो इसी का उल्टा ऐसा भी बोला जा सकता है कि अगर ln x माइनस ln y है तो इसको हम ln xy लिख सकते हैं। तो वही चीज किया है, देखिए ln x माइनस ln y है तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया ln x/y, समझ में आया, डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से ये फाइनल आंसर आ गया जो हमें चाहिए था।
अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर दिए। अब आराम से कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक हमने सिंपली क्या किया था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही किया। जैसे इंटीग्रेशन कर लिया उसके बाद अपर लिमिट पुट किया, फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी जहां जहां x रहेगा सभी जगह 1 रखा पहले, फिर माइनस किया, उसके बाद जहां जहां x है वहां पे हमने इसको 0 लिखा। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत सही बात है। अब चलिए इसको लिखते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन हमें इसको करना है। तो चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं। अभी जैसा कि मैंने अभी बोला था, आपको अभी लिमिट पे नहीं देखना, बिल्कुल दिमाग लगाइए ही मत, पहले इंटीग्रेट करिए, बाद में देख लेंगे इसको। समझ में आया कि नहीं? तो बताइए cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन? cos x का बताइए, जल्दी बताइए भाई। sin x होता है ना, सारी चीजें अच्छे से याद रखिए। तो cos x का sin x होता है, तो यहाँ थीटा है तो थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2 थीटा, और यहाँ ध्यान रहे डिवाइडेड बाय 2 भी करना होगा। क्यों 2 करेंगे? तो यहाँ थीटा का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो 2 से भी करेंगे। देखिए ये सारी चीजें, अगर आपको डाउट आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने पिछले लेक्चर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है ना। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसे ही अगर आपका चलता रहा ना तो बहुत अच्छा आपके साथ नहीं चलेगा चीजें। इसीलिए जो भी पीछे पढ़ाया जा रहा है, जो बेसिक चीजें वो क्लियर रखा करिए, नहीं तो पता चला आगे पढ़ रहे पीछे भूल रहे, फिर क्या मतलब है पढ़ने का, है ना। तो यहाँ पे अगर इसको मुझे समझाने की अब जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ कॉस का क्या होगा इंटीग्रेशन में, तो सीधा लिख दूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? तो हमने ये चीजें लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखा। अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। तो जरा ध्यान से देखिए, कुछ याद करिए किसका होता है बताइए। तो सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan थीटा होता है। अगर ये सेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो याद करिए, जो डिफ्रेंसिएशन था, डिफ्रेंसिएशन में अगर हम बात करें तो tan x का सेक स्क्वायर x होता था, तो उसी का उल्टा इंटीग्रेशन कर दीजिए, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाए, tan x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नीचे, tan थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया? आपको यह याद भी होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan थीटा होता है सिंपली। तो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। हमें अब क्या करना है, 0 से π/4 तक इसको लिमिट लगाना है, इसको लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताइए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, अपर लिमिट रखिएगा, तो आराम से रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन, यहाँ पे 2 इंटू थीटा की जगह क्या रखना है, π/4 यहाँ पे रखा। उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 तो है ही सही, तो ये लिखना ही है। उसके बाद माइनस, यहाँ पे देखिए 10, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, π/4। ये तो बात रही केवल किसका, अपर लिमिट का। अभी हमने केवल सभी थीटा की जगह क्या रखा है, अपर लिमिट रखा है। लेकिन फिर माइनस करके ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी तो करना होता है, तो हमने केवल अपर लिमिट अभी किया है। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ साइन अगर हम करेंगे तो थीटा की जगह क्या रखना है, 0, क्योंकि यहाँ 0 है ना। थीटा 0 रखिएगा तो साइन थीटा, साइन 0 बनेगा, साइन 0 0 होता है। यहाँ भी 0 रखिएगा तो tan 0 मतलब 0, यानी यहाँ पे तो सीधा के सीधा 0 हो जाएगा। थीटा की जगह आप 0 रखिएगा तो यहाँ से ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जरा सोल्व कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ साइन π/2 बना, और साइन π/2 जो होता है वो क्या होता है, 1। साइन 90 डिग्री हो गई ना, π/2 का मतलब 1 हो गया। यहाँ नीचे 2 है, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे तो 1 हो गया और नीचे 2 तो है ही सही, फिर माइनस यहाँ पे 10 बताइए, 10 45 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, -1/2। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो जरा ध्यान से देखिए इस इंटीग्रेशन को, देखिए ये बहुत आसान है, ऐसा नहीं है टफ है। अगर आपने इंडेफिनेट समझा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए हम अब जो आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ जो हमें इंटीग्रेशन में समझना था वो लगभग हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है, और आपको समझ में आ भी गया होगा अगर आपने हर एक चीज़ जो याद करने वाला है उसको याद रखा होगा और जो समझने वाला है उसको समझा होगा। कंडीशन यही है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो हमने इंटीग्रेशन सीखा है उसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। अगर आपको याद हो, हमने डिफरेंशिएशन के बारे में देखा था कि नहीं। तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने ये देखा कि जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्लोप है। हम लोगों ने स्लोप से सीखा था कि नहीं, यानी डिफरेंशिएशन का जो एक्चुअल मीनिंग था वो स्लोप से था। उसी तरह से अब हम देखने वाले हैं कि जो हमने इंटीग्रेशन सीखा है, इतनी मेहनत के साथ जो मेहनत किया है, जिसपे सीखा है जिसको, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उससे हम क्या फाइंड कर रहे हैं। जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है, ये जो -1/2 आया, ये एक्चुअल है क्या, ये सारी चीजें हमें भी बात करने वाले हैं। यानी अभी हम अब देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम उस वाले पोर्शन को भी अच्छे से देखते हैं, ताकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत आसान इजी तरीके से आपसे सोल्व हो जाए, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम उसको भी देख लेते हैं।
अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे इसके बेसिस पे किस तरह से आपसे अच्छे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं ना। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं कि आखिर एप्लीकेशन में यहाँ हम कौन से कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको अगर वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला याद है, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आपको याद हो, वेरिएबल के केस में हम लोगों ने कुछ लिखा था, याद करिए बहुत पहले हमने पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या लिखा था, dx/dt, याद है आपको। फिर हमने पार्टिकल के एक्सेलरेशन को दो फॉर्मूला लिखा था, एक तो dv/dt लिखा था, एक v/dv/dx लिखा था। ये सारी चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहला रिजल्ट के बारे में कि आखिर हम क्या यहाँ से सीख सकते हैं। तो देखिए, हम पार्टिकल की जो अगर वेलोसिटी की मैं बात करूँ, वेलोसिटी की बात करूँ, तो यहाँ पे हमने जनरली सीखा था कि dx/dt होता है। क्या आपने वहाँ पे देखा था? बिल्कुल देखा होगा। अब देखिए, यहाँ पे सीखने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये रहती है, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि किसी पोजीशन से चलना स्टार्ट किया है। तो मान लीजिए t=0 पे यहाँ पे है, या t= किसी भी टाइम पे, स्टार्टिंग में यहाँ था पार्टिकल, यहाँ से चल करके यहाँ तक गया। तो ये बताइए, जब पार्टिकल यहाँ है तो पार्टिकल का कुछ ना कुछ पोजीशन होगा और कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी भी होगा। हो सकता है 0 वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया हो, या फिर हो सकता है कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी इसके पास कुछ हो। तो यहाँ से चल करके जब यहाँ जाएगा तो किसी दूसरे टाइम पे यहाँ पहुँचेगा, और जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ की वेलोसिटी हो सकता है कुछ अलग हो। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो हमें ये कैलकुलेट करना होता है, आपको वेलोसिटी के बारे में या टाइम के बारे में बता दिया जाता है, और फिर पूछा जाता है कि बताओ जब पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो जब यहाँ पे t= किसी और टाइम पे कहाँ पे चला गया होगा। और हमें वेलोसिटी जो गिवन होता है ना, वो वेरिएबल गिवन होता है, टाइम का फंक्शन होता है। तब हम जाके उस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ इस वाले मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये बताइए, हमने लिखा कि v जो होता है वो dx/dt होता है। ये बताइए, अगर dt को जरा इधर लेके जाइए, जरा ध्यान दीजिएगा, dt को अगर मैं इधर लेके चला जाऊँ तो यहाँ जो dx बनेगा वो v/dt बनेगा। क्या यही बनेगा? यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा, है ना। फंक्शन ऑफ टाइम क्यों होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। अब कैसे इंटीग्रेट करें, जरा ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ बताइए, इसका इधर जो है वो किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, x को। तो यहाँ जब लिमिट होगी ना वो x पे होगी, हम जिसको इंटीग्रेट करते हैं लिमिट उसी पे लगाते हैं। तो यहाँ x को इंटीग्रेट कर रहे हैं एक तरह से, तो हम x का लिमिट लगाएंगे, यानी यहाँ x1 से x2 तक पार्टिकल मान लीजिए जा रहा है। यहाँ वेलोसिटी हमने लिखा टाइम का अगर फंक्शन होगा, तो यहाँ हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाइम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट होगी वो t1 से लेके t2 तक, वो कैसे t1 कैसे t2 डिसाइड करेंगे। t1 का मतलब जहाँ से चलना स्टार्ट किया, t2 का मतलब जहाँ तक गया है। सिंपल ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी। यहाँ बताइए, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x होता है। तो यहाँ पे लिखा x, और यहाँ पे क्या करेंगे, x1 से लेकर के लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा देंगे जो दे रखा है। वही फाइनाइट वाली बात कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी पढ़े थे। यहाँ बताइए v रहेगा, तो अब जो भी रहेगा, मुझे नहीं मालूम v कैसा फंक्शन है, जो भी रहेगा हम उसको इंटीग्रेट करके फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं। तो यहाँ से बताइए, यहाँ तो रख ही सकते हैं, तो x के जगह एक बार x2 रखिए अपर लिमिट, माइनस x के जगह हम एक बार x1 रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ t1 से लेके t2 तक, और उसी तरह से dt बन सकता है। तो यहाँ से देखिए, हम इस तरह से अगर तुम आपको t1 t2 कुछ दिया रहेगा, x1 x2 में से कुछ दिया रहेगा, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये x1 आएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि पार्टिकल स्टार्टिंग में कहाँ था और बाद में कहाँ चला गया। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो देखिए, यहाँ से फिर से मैं बोल रहा हूँ, थियरी से आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगा। अभी हम जैसे हैं उधर का एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, सारी चीज़ें खटाखट क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें और भी बात कर लेता हूँ। मान लीजिए हमने एक्सेलरेशन के बारे में सीखा था, और वो सीखा था dv/dt, सीखा था कि नहीं। तो ये बताइए, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे हम आप क्या कर सकते हैं, तो dt को इधर ले जाइए। यहाँ एक्सेलरेशन जो होगा वो टाइम का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो dv को क्या लिखेंगे, a dt लिखेंगे, और फिर देखिए ये अच्छा लग रहा है क्या, तो इसको हम क्या करते हैं, सजा देते हैं अच्छे से ना, इंटीग्रेशन। यहाँ पे बताइए, मान लीजिए स्टार्टिंग में पार्टिकल u वेलोसिटी से चल रहा था और बाद में v हो गया। मान लीजिए यहाँ का टाइम t1 था, बाद में t2 हो गया। ये कैसे हो गया अभी हम देखते हैं। तो इसको फिर से अब इंटीग्रेट करके इसी तरह से फिर से वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, तो आराम से निकाला जा सकता है। अब देखते हैं इसका यूज करके क्वेश्चन में। देखिए, ये जो कंसेप्ट है ना, वो थियरी से बहुत अच्छा से क्लियर नहीं होगा, हाँ थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है हम कर क्या रहे, लेकिन जो एक्चुअल पता चलता है वो यहाँ एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं यहाँ एग्जाम्पल को सोल्व करता हूँ। पहले एक बार आप एग्जाम्पल को रीड कर लीजिए, फिर मैं देखता हूँ। यहाँ पे देखिए, बोल रखा है एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे दे रखा है कि a जो है वो t के इक्वल है, यानी जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, ये फंक्शन ऑफ टाइम है। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ वेरिएबल है।
आप जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही वेरिएबल आएगा ना तो हमें इंटीग्रेशन की तरफ सोचना चाहिए। अब देखते हैं क्या यहाँ पूछा गया है। हमें पूछा गया है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितना होगी t = 4 सेकेंड पे, और कुछ इन्फॉर्मेशन और भी प्रोवाइड किया गया है कि स्टार्टिंग में t = 0 पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो चलिए जो सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं, यानी एक्सेलरेशन जो हमें गिवन है वो हमें t गिवन है। हमें निकालना क्या है, जरा ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो अब ऐसा सोचिए, हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, हमें वेलोसिटी निकालना है, और एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है। तो जब मान लीजिए एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो हम एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म में क्या लिखते हैं, dv/dt। अब आप कहिएगा नहीं सर हम तो v dv/dx भी लिखते हैं, तो बिल्कुल लिखते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन वो हम तब लिखेंगे जब एक्सेलरेशन x का फंक्शन होगा। यहाँ एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है, टाइम का। तो जब टाइम का फंक्शन रहेगा तो हम टाइम वाला सोचेंगे, यानी एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, dv/dt। क्या ये बात समझ में आया? तो यहाँ से हम इस तरह से हिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा एक्सेलरेशन को dv/dt, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, जो कि t के इक्वल आ गया। ये सिंपली हमने एक्सेलरेशन को लिखा है। अब हम क्या करेंगे, एक जैसे को एक तरफ ले जाएंगे, यानी t को t की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे dv = t dt बना। अब जैसा कि बात क्या, ये अच्छा लग नहीं रहा तो थोड़ा सा सजा देंगे इसको इस तरह से, मतलब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाइम का, तो t = 0 पे जरा ध्यान दीजिएगा, t = 0 पे u कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, चलिए मैं लिख देता हूँ 4 मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड, तो यहाँ पे मान लीजिए t = हो गया 4 सेकेंड। तो हमें फाइंड करना है कि v कितना हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए लिमिट आपको कैसे लगाना है, t = 0 पे इधर t का लिमिट लगेगा, इधर v का लिमिट लगेगा। तो t = 0 पे स्पीड कितना था, 4, तो हमने 4 लिख दिया। t = 4 पे हमसे पूछा जा रहा है तो हमने उसको v से इस तरह से डिनोट कर दिया। अब जरा दीजिए इसको आराम से इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 का होगा v, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए यहाँ पे इस तरह से, = यहाँ पे बताइए t का कितना होगा, अरे बताइए भाई, t का t²/2, और फिर यहाँ 4 से लेके 0 तक यहाँ इस तरह से। अब इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। इसको जरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए तो v - 4 बनेगा। तो यहाँ पे रखा v - 4 = राइट साइड t की जगह रखिए 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, 4 का स्क्वायर / 2 -0। 0 क्यों रखा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो t की जगह 0 रखेंगे तो 0 बनेगा। ठीक है, बहुत सही बात। तो यहाँ v - 4 जो बना ये 16/2 8 बना, तो यहाँ से v कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात आपको समझ में आया? यानी t = 4 सेकेंड पे जब पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो होगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए। देखिए जब फंक्शन, अगर जिसका फंक्शन रहेगा ना उसी की टर्म में हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन था तो हम एक्सेलरेशन को dv/dt टाइम वाला सोचेंगे। जब एक्सेलरेशन x का रहेगा फंक्शन तो हम v dv/dx सोचेंगे x वाला, क्योंकि x वाला सोचेंगे तभी तो x को इंटीग्रेट कर पाएंगे। यहाँ हमें इंटीग्रेट टाइम को करना है, तो यहाँ टाइम वाला लिखेंगे तभी तो इंटीग्रेट हो पाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो आपको इस तरह से इसका आइडिया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, हम अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, और साथ ही साथ एप्लीकेशन नंबर 2 की तरफ ही हम बढ़ने वाले हैं, और वहाँ पे देखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन का और भी दूसरा मीनिंग क्या होता है। तो चलिए उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो दूसरा एग्जाम्पल है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए जैसा कि पहले भी हम लोग बात करते हैं कि जैसे मैं सोल्यूशन करना स्टार्ट करूँ तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपको लगता है हम कर सकते हैं तो पहले आप सोल्व कीजिए, बाद में आप आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी दे रखा है आपको कि v = 2t है, और फिर ये बोला गया है कि फाइंड करो पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t = 3 सेकेंड। और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है कि t = 0 पे, यानी स्टार्टिंग में जो पार्टिकल जो था उसका पोजीशन 2 मीटर था, ऐसा दे रखा है। यानी ये समझिए t = 0 पे पार्टिकल यहाँ था 2 मीटर, कोई x = पोजीशन रहा होगा 2। ठीक है, फिर वहाँ से चलना स्टार्ट किया तो t = 3 सेकंड पे कहीं और होगा, तो वो कहाँ पे होगा वो हमें पोजीशन निकालना है। ठीक है, देखिए ये जो अभी में आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये सारी क्वेश्चन रेक्टिलिनियर मोशन, यानी आगे हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन में ये सारी चीज़ें फिर से आपके लिए आएगा, है ना। और वहाँ पे हम अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी बस हमने क्या समझा मैथमेटिकल टूल्स में, या हम बेसिक चीज़ें बस आइडिया ले रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है, इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन है, तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, बस थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली हम अभी पढ़ नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले रहे हैं, ताकि जब आगे पढ़ने के लिए जब आएगा एकदम से टॉपिक, तो वहाँ पे मुझे और भी बेहतरीन तरीके से आइडिया लग सकता है।
समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करें, चीज़ों को बस अप्लाई करना सीख रहे हैं। बाकी मीनिंग क्या है, पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपके लिए फिर से रेक्टिलिनियर मोशन में आने वाला है और एक्चुअल में वही हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें। तो अभी बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लीजिए। तो ये बताइए यहाँ जो भी दे रखा है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं, यानी v इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 2 × t, ये हमें दे रखा है। और फिर पूछा गया पोजीशन, और पोजीशन होता है x, ऐसा बस समझिए, ठीक है। तो अब बताइए आपको वेलोसिटी दे रखा है और आपको पोजीशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप क्या सोचिएगा? तो ऐसा कुछ रिलेशन सोचिए, वेलोसिटी पोजीशन के बारे में कुछ याद है? तो एक ही तो रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जो v होता है वो dx/dt होता है। जरा याद करिए, v को हम लोगों ने dx/dt पढ़ा था कि नहीं? हमने यही क्यों सोचा? क्योंकि यहाँ देखिए हमें पोजीशन पूछा गया है और यहाँ वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, तो ये सबसे सटीक बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को dx/dt लिख देंगे, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, dt को यानी t वाले को एक तरफ लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे dx बना और इधर हम 2 × t और यहाँ पे dt आराम से लिख सकते हैं। अब ये आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सजाएंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे, है ना। अब इंटीग्रेशन में हम लिमिट पुट करेंगे। लिमिट कहाँ से, देखिए यहाँ टाइम का लिमिट होगा, इधर x है तो x का लिमिट। ये बताइए t = 0 पे, t = 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था, तो 2 मीटर पे था, मतलब x जो हो गया वो 2 हो गया। फिर पूछा गया है कि t = 3 सेकेंड जब होगा, जब t = 3 सेकेंड होगा तो x कितना होगा, तो हमें नहीं मालूम, वही तो फाइंड करना है, तो उसको हमने x एज्यूम कर लिया। जैसे हमने इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में यहाँ t = 4 पे यहाँ v ले लिया था। समझ में आया लिमिट कैसे लगाना है? तो नीचे से चलिए, स्टार्टिंग में पार्टिकल 0 पे था तो यहाँ पे ये पोजीशन 2 था, जब t 3 हो गया तो कितना होगा ये हमें निकालना है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इंटीग्रेट करिए 1, यानी x को हम क्या 2 से 4 तक x तक इंटीग्रेट इस तरह से कर देंगे, और यहाँ 2 है तो 2 को एज इट इज रख दीजिए, इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। t का कितना हो जाएगा, t²/2, और फिर इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे, यानी 3 से 0 तक। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बताइए x - 2 बन जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपर लिमिट रखिए x की जगह तो x बनेगा, यहाँ x की जगह 2 रखिए लोअर लिमिट, अभी जैसे सीखा था, तो x - 2। यहाँ t² है तो पहले अपर लिमिट, यानी t की जगह 3 और फिर -0, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो 0। यहाँ पे बताइए x - 2 कितना बन गया, 9, यानी x की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 9 + 2 11 मीटर। यानी t = 3 पे जो पार्टिकल होगा वो कहाँ पे होगा, x = 11 मीटर पे होगा, ये पार्टिकल का पोजीशन होगा। तो क्या आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है? देखिए मैं अभी थोड़ा थोड़ा टर्म का यूज कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें फिर से आपके लिए रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ना ही है, बस अभी बेसिक आइडिया ले रहे हैं। तो आई गेस आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हम एक्चुअली में यहाँ कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा भी इसका बहुत ही आसान सा और उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा इसका दूसरा एप्लीकेशन है। यहाँ जरा ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को, हमने क्या लिखा है कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर द कर्व। इसका क्या मतलब है जरा ध्यान से समझते हैं। यानी कोई भी इंटीग्रेशन जो होती है ना, जैसे अभी हमने फाइनाइट वैल्यू निकाला था, तो कोई भी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू देती है वो एरिया अंडर द कर्व देता है। इसका क्या मतलब है, तो सपोज कीजिए आपको x और y इस तरह से कोई है कर्व दे रखा है जिसमें एक ऐसा दे रखा है, और ये जो आपको कर्व दिख रहा है y = f(x) दे रखा है, ये कैसे कोई भी f(x) हो सकता है। तो यहाँ आपको ये निकालना है कि ये जो शेडेड रीजन है, यानी x1 से x2 तक का जो रीजन होगा उसका बताओ एरिया कितना होगा। तो देखिए एरिया हम एक पर्टिकुलर, जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है यानी हम कुछ पर्टिकुलर केस में ही एरिया हम लोगों ने याद करके रखा है। मान लीजिए कोई रेंडम अगर ऐसे ऐसे घुमा के कर्व बना देगा, बता सकते हैं क्या एरिया? नहीं, लेकिन अगर उस कर्व का इक्वेशन मालूम होगा तो आप बता सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए कैसे, तो हमें x1 से x2 के बीच का जो एरिया है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो y = f(x) है, जो फंक्शन है कर्व का, उस फंक्शन को x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो जो f(x) का इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी x1 से x2 तक, यही होगा एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये एरिया को ये डिनोट करेगा। ये समझ में आया। अब बताइए हमने डिफरेंशिएशन में क्या समझा, जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है वो स्लोप को बताता है, उसी तरह जो एरिया, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो एरिया को बताता है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इसके बेसिस पर हम एक एग्जांपल करते हैं, यहाँ आपको और भी अच्छा तरीका से फील आ जाएगा कि एक्चुअली हम इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या कहना चाहते हैं। ये बताइए, आपको ये बोला गया है कि x = 2 तक जो शेडेड रीजन बनाया गया है उसका हमें एरिया निकालना है। देखिए कैलकुलेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी हमें शेडेड ये जो बना के दिया है इसका एरिया निकालना है। ये बताइए शेडेड रीजन है कितने दूर में, तो x = 0 से स्टार्ट हो रहा है और x = 2 तक खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें x = 0 से 2 के बीच में जो एरिया है, शेडेड रीजन है, वो उसका हमें एरिया निकालना है। तो ये बताइए ये कोई पर्टिकुलर ट्राइंगल तो है नहीं, ये देखिए घुमा हुआ है ऐसे कर्व,
ट्राइंगल रहता तो मैं 1/2 बेस इंटू हाइट लिख देता, एरिया आ जाता, लेकिन ट्राइंगल नहीं है तो हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमें देखिए कर्व का इक्वेशन दे रखा है, तो हम इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो भी एरिया अंडर द कर्व ही देती है। तो यहाँ पे बताइए हम किसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, तो मुझे इसका अगर मान लीजिए एरिया ए है, एज्यूम कर लेते हैं ए, तो यहाँ पे ए को मैं क्या लिखने वाला हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का क्यूब इंटू डी एक्स। समझ में आया, क्योंकि जो कर्व का इक्वेशन होती है उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा और फिर कहाँ से कहाँ, तो जहाँ से जहाँ आपको एरिया चाहिए वहाँ से वहाँ लिमिट लगा दीजिए। मतलब बताइए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एरिया, तो x इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ 0 कहाँ तक हमें निकालना है, x इक्वल्स टू 2 तक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आया? इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपको इसका एरिया दे देगा। सपोज कीजिए x इक्वल्स टू 3 तक निकालना होता तो यहाँ हम x इक्वल्स टू 3 रख देते। ठीक है, तो जहाँ भी निकालना होगा लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे x क्यूब है तो x के पावर 4, पावर 1 बढ़ाया, उसके बाद पावर से डिवाइड किया, ये बना, और ये 0 से 2 तक। अब जरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो x के जगह 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0, क्योंकि यहाँ x के पावर 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा। ये 2 के पावर 4 कितना बन रहा है, 16 ना, और 16 डिवाइडेड बाई 4 कितना बनेगा, 4। तो यानी यहाँ पे जो आंसर आया वो 4 स्क्वायर यूनिट, कुछ भी यूनिट नहीं है तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। क्या समझ में आया आपको? यानी यहाँ पे जो शेडेड रीजन दे रखा है उसका जो एरिया आया वो कितना आ गया, 4 आ गया, जो हमें चाहिए था। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि मुझे अगर कर्व का इक्वेशन मालूम होगा तो फिर हमें भले वो शेप कैसा भी हो, अगर कर्व का इक्वेशन मालूम होगा तो हम किसी भी गैप का यानी किसी भी स्पेस का एरिया पूछा जाएगा इक्वेशन दे करके, तो हम इस तरह से इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो अभी तक में आपको इतना ध्यान रखना है, जो डिफ्रेंसिएशन होता है उसका जो वैल्यू होता है वो स्लोप को बताता है, जो इंटीग्रेशन होता है उसका जो वैल्यू होता है वो एरिया अंडर द कर्व बताता है। और एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब है यहाँ आपने समझ लिया होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? और यहाँ पे आपने ये समझा है कि अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल के टर्म में गिवन होता है और वहाँ से मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम पे या फिर किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे कुछ पूछा जाएगा तो हम उसको इस तरह से कुछ रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें फिर से आपके लिए रेक्टिलिनियर मोशन में आएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया ले लीजिए ताकि वहाँ पे चलने के बाद आपको ये ना लगे कि हमने ऐसा कुछ पहले पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स का मीनिंग ही होता है कि आपके लिए जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो होल फिजिक्स में 11, 12 सभी मिला करके जहाँ जहाँ यूज होने वाला है वो सारी चीज़ें हम मैथमेटिकल टूल्स में थोड़ा थोड़ा कवर कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं। जब वहाँ खाने की बारी आएगी तो आपको ये लगेगा अच्छा इसका स्वाद तो हमने पहले कभी लिया था, तो अच्छा ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हम सब कुछ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सीख लिए हैं। यानी मैथमेटिकल टूल्स की हम बात करें तो मैथमेटिकल टूल्स में बस आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी थी। तो मैं ओवरऑल अगर बात करूँ तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है मैथमेटिकल टूल्स में, अगर आप उतना 100% कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको मैथमेटिकल टूल्स में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला है ना। और मैथमेटिकल टूल्स आपका जितना बेहतरीन होगा, आप ऐसा मान के चलिए कि आपका आने वाला फिजिक्स उतने ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। इसीलिए आप मैथमेटिकल टूल्स को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर आगे बहुत अच्छा चीज़ें हम नहीं कर पाते। यानी सब जगह आपको मैथमेटिकल टूल्स की कमी खलती रहेगी अगर आप अभी अच्छे से इसको नहीं पढ़ते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? इसीलिए अगर आपने भले ही अभी तक नहीं पढ़ा हो, हमने पूरा प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है। आप हर एक वीडियो को अच्छे से नोट्स के साथ, ऐसे देखना नहीं है केवल, हर एक वीडियो जैसे क्लास में आप बैठ के कैसे पढ़ते हैं वैसे ही आप घर पे अवेलेबल है भाई, फ्री में सारी चीज़ मिल रही है, तो पढ़ने में क्या जाता है, बैठ के आराम से पढ़िए इसको, है ना। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं, सारे एग्जाम्पल को एक बार सॉल्यूशन भले आपको समझ में नहीं आता तो देख के कर लीजिए, दूसरी बार फिर से दोबारा बिना सॉल्यूशन देखे सोल्व कीजिए, तभी आपको एक्चुअल पता चलेगा कि हमें कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा। और इस तरह से आपको पूरा मैथमेटिकल टूल्स अच्छे तरीके से रिवीजन करके अच्छे से तरीके से समझ लेना है ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे, यानी वेक्टर एंड स्केलर, जहां पे हम बेसिक चीजें ही देखने वाले हैं और उसके बाद हम मेन फिजिक्स में एंटर करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन में। ठीक है, तो आप अभी तक जो भी पढ़े हैं इसको अच्छे से रिवाइज करिए ताकि जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर में आपको ये सब रिवाइज करने का टाइम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर थोड़ा अलग हो जाता है, यानी वेक्टर एकदम अलग सा टॉपिक आ जाएगा और मैथमेटिकल टूल्स सभी एक दूसरे से रिलेटेड थे। तो जब वेक्टर चलेगा तो आप उसके साथ साथ मैथमेटिकल टूल्स को भी आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स के बिना आपको वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो वहाँ पे आपके पास मौका रहेगा कि वेक्टर अलग टॉपिक है उसको भी चलने देते हैं और साथ में इसको मैथमेटिकल टूल्स को भी हमने अगर कंप्लीट नहीं किया है तो इसको अच्छे से साथ में कंप्लीट कर लेते हैं।
ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में वेक्टर एंड स्केलर, और उसको भी वो अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद।